बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 9th क्लास आज हम अपना नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंसान की या किसी भी ऑर्गेनिज़म की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसकी बॉडी है, वो किस किस लेवल पे किस किस तरह से बनी हुई है, कौन कौन सी चीज़ें जिनसे मिलकर बनी है। जैसे कि अगर हम एक इमारत की बात करें तो इमारत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बेसिक से लेके लास्ट तक उसकी फर्निशिंग तक जो चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, उसके वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ़ लेवल से बनी हुई है। और सबसे बेसिक से लेके हम सबसे जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ तक जाएंगे इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप्स उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। बेटा आपने केमिस्ट्री में ये कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेसिकली पढ़ लिए हैं। एटम के बारे में आपने पढ़ा है कि ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने कहा था कि एटम जो है तमाम जो मैटर है, यानी कि उसमें सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, कोई भी चीज़ है, वो एटम्स की बनी हुई है। और एटम्स उन्होंने बोला था कि इंडिविजिबल है, नाकाबिल तकसीम चीज़ को आप एटम बोलते हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे एटम दो अल्फाज से मिलके बना हुआ है, ए मीन नॉट और टॉम मीन टू कट, यानी कि जिस चीज़ को मज़ीद कट ना किया जा सके, मज़ीद उसको तोड़ा ना जा सके, उसको आप नाम दे रहे हैं एटम का। तो आर टाइप ऑफ मैटर मेड अप ऑफ एटम, और वो एटम क्या है, इंडिविजिबल है। ये पुराना एक नज़रिया है, मगर अब इसको बेटा हम जानते हैं कि जो एटम है वो मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल हैं, जिनको आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और एक एटम में मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन फंडामेंटल उसके 3 हैं। और वो फंडामेंटल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने बोला कि बट फर्दर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स मोर देन 100, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्क्स वगैरह वो मुख्तलिफ होते हैं, मगर फंडामेंटल 3 है। बुनियादी ये 3 क्यों है? क्वेश्चन ये जहन में आता है बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों बोला गया। ये आपने बाकायदा राइट करके ये आपने इनबॉक्स में भेजनी होगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स ही क्यों कहते हैं, इन्हीं को क्यों बोलते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, सोच के अच्छी तरह से इसका आंसर देना है आसान से। अब देखते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास कि एटम क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हैं। आपने एलिमेंट पढ़ा हुआ है। एलिमेंट बेटा ऐसा पीस ऑफ मैटर है जो सेम काइंड ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल होता है, उसको आप एलिमेंट का नाम देते हैं। अब हम आ जाते हैं कि बायो एलिमेंट्स क्या हैं। बायो मीन लाइफ है, ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मास बनाते हैं, उनकी कंपोजिशन बना रहे हैं या उनमें मौजूद हैं, मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हैं, उनको आप बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। द एलिमेंट्स दैट मेक द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। बेटा 92 नेचुरली अकरिंग MCQs है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 92 हैं, जिनमें से 16 बायो एलिमेंट्स हैं, ये भी MCQs है। अब इनकी कर लेते हैं जी हम टाइप्स। 2 तरह के बायो एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं मेजर और दूसरे होते हैं माइनर। मेजर और माइनर तादाद के हवाले से नहीं, इनकी वेटेज के हवाले से, इनकी परसेंटेज के हवाले से। ये 6 होके लिविंग ऑर्गेनिज्म में 90% मौजूद होते हैं और ये 10 होके 1% बनाते हैं। यानी कि ये माइनर इसलिए कि इनकी परसेंटेज ही कम है, चाहे वो ज़्यादा है, लेकिन मेजर जो है वो कम होके ज़्यादा परसेंटेज बना रहे हैं। ये अच्छी तरह से इनकी परसेंटेज और नाम याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस 6 ये मेजर हैं। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और ये 1%। माइनर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? के पोटाशियम, ये सल्फ़र, ये क्लोरीन, सोडियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और ये मैंगनीज़ है, सॉरी जी Mn है, ये मैंगनीज़ और जिंक, ये हमारे पास जो है वो माइनर एलिमेंट्स हैं। तो पहला लेवल हमारे पास सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटॉमिक लेवल है। बेसिकली हमने इसमें बायो एलिमेंट्स क्यों डिस्कस किए हैं तो मैं बता चुका हूँ कि एलिमेंट पीस ऑफ मैटर होता है जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग हियर द बायो एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास है जी मोलेकुलर लेवल। एक बात आपने याद रखनी है, बहुत आसान है ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आम तौर पे आपके बुक में 9 लिखे हुए हैं, आप जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर 2 या 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेता है, सारे नहीं पूछे जाते क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। तो आपने अगर आपसे पूछा जाए यानी क्वेश्चन में एटॉमिक और सब एटॉमिक आ जाए तो बेटा ये तीनों जो हैं आपने एक्सप्लेन वहाँ पर करने हैं। फिर अगर नहीं पूछा जाता, ये लॉन्ग नहीं आता, कोई वैसे शॉर्ट में पूछ लिया जाता तो ज़रूरी नहीं, लेकिन ये फिर आप एक्सप्लेन करेंगे। आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं।
प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, P से पॉजिटिव, P से प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इनकी तादाद को आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल पे भी यहाँ R तक वो सेम है और ये भी, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और ये भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को आप एटॉमिक मास का नाम देते हैं। ये चीज़ें आपने ज़रूर कंसीडर करनी है। और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हर पिछला लेवल, उसके जो चीज़ें होंगी वो मिलकर आपस में असेंबल होके, आपस में कंबाइन होके वो नेक्स्ट लेवल बनाएंगी। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, याद रखिएगा। हर लेवल पे आपको अगला लेवल जब आपने पढ़ना है तो आपको पिछले लेवल की चीज़ों का पता होना चाहिए। मोलेकुलर लेवल, मॉलिक्यूल आप पढ़ चुके हैं कि ये पीस ऑफ मैटर है जो एटम्स के आपस में कंबाइन होने से बनते हैं। यानी कि एटम आपस में, याद रखिए एटम आपने पढ़ा हुआ है कि स्टेबल होने के लिए वो किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ जो रिएक्शन करते हैं, मसलन वो इलेक्ट्रॉन खारिज करके या लेके, यानी वो बॉन्ड बनाते हैं आपस में, केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से आपस में मिलके वो स्टेबल हो जाते हैं। एटम सिवाय जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं नोबल गैसेस के, बाकी एटम बगैर रिएक्ट किए अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूल की सूरत में अपने आप को वो स्टेबल करते हैं, आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल बन जाते हैं। याद रखें एटम अपने आप को आइसोलेटेड फॉर्म में, यानी अलहदा आज़ादाना बरकरार नहीं रख सकते सिवाय नोबल गैसेस के, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, जो कि जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन में आखिरी सब शेल में, सॉरी वैलेंस शेल में पहले से उनका जो ऑक्टेट या डुप्लेट है वो कंप्लीट होता है, तो उनको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो आज़ादाना रह सके। हाँ, मॉलिक्यूल वो छोटे से छोटा किसी भी सब्सटेंस का टुकड़ा है, पीस है, जो अपना वजूद आज़ादाना बरकरार रख सकता है। तो ये बनता कैसे? एटम्स के मिलने से। सब एटॉमिक पार्टिकल, इन्होंने मिलके क्या बनाया? एटम। एटम ने मिलके क्या बनाया? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल आगे मिलके नेक्स्ट लेवल बनाएंगे। मॉलिक्यूल अगर देखें, जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट्स की बात की थी, बायो एलिमेंट्स, बायो मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ें? द मॉलिक्यूल दैट मेक बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास, उनकी कंपोजिशन बना रहे हैं, वो बायो मॉलिक्यूल है। अब इनकी दो तरह से टाइप्स बेटा मैंने बताई हैं। एक है उनके साइज़ के हवाले से, उनके मास के हिसाब से, और एक है उनकी केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद में। जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं वो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल है। माइक्रो मीन होता है छोटा, यानी निक्का जे नहीं कह लें आप। माइक्रो मॉलिक्यूल लो मोलेकुलर वेट होता है इनका बॉडी, इनका जो मोलेकुलर मास है, वेट है, वो बहुत कम है। जबकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उनका हाई मोलेकुलर वेट होता है। एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज, ये हमारे पास हैं जी लो मोलेकुलर वेट वाले। जबकि जो हाई मोलेकुलर वेट वाले वो डीएनए, प्रोटीन और लिपिड। यहाँ छोटा सा हिंट दे दूँ, आपने बेटा ये पढ़ा हुआ है वैसे, लेकिन आपको यहाँ बता दूँ कि ये मोलेकुलर वेट आया कैसे है। मसलन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं जी। कार्बन और 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, यानी कि आप इसको बोलेंगे कि कार्बन का एक एटॉमिक मास 12 है और एक ऑक्सीजन का होता है 16, जबकि 2 का बेटा होगा 32, यानी कि 12 और 32 44। इस तरह से निकालना है, यानी उनके एटॉमिक मैसेज को आपस में जमा करें तो मोलेकुलर मास निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, वाटर का 18 होता है। अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला जो है वो बेटा वो भी सिंपल है और उसका भी इतना एटॉमिक मास नहीं होता। ग्लूकोज का जो है वो, अमाइनो एसिड याद रखिएगा मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, इनका जनरल फार्मूला एक ही है, लेकिन आगे उनके जो मुख्तलिफ यानी कुछ एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनकी टाइप्स हैं। 20 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में नॉर्मली पाए जाते हैं, 10 एसेंशियल हैं, 10 नॉन एसेंशियल हैं। तो उनके मुख्तलिफ है, लेकिन इनका मोलेकुलर वेट इतना नहीं होता अकेले एक अमाइनो एसिड का। और ग्लूकोज का जो वेट है वो तकरीबन 180 है, यानी 180, बहुत कम है ग्राम्स में, यानी कि ये इतना बड़ा वेट नहीं है। जबकि डीएनए की बात करें तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है सॉरी, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो उसका भी एटॉमिक वेट, उसका मोलेकुलर वेट बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। ऐसे ही समझिए कि प्रोटीन पूरी एक बिल्डिंग है और अमाइनो एसिड उसकी एक ईंट है। बहुत सारी ईंटें से मिलेंगी और पूरी एक बिल्डिंग बनेगी, वो वाला हिसाब कि प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा। जबकि ये मुख्तलिफ हैं, अमाइनो एसिड की तादाद पे, उनकी टाइप पे डिपेंड करता है इनका फिर आगे मैस, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी नेचर, सब कुछ। और लिपिड जो हैं ये फैटी एसिड से मिलके बने हुए हैं। फैटी एसिड यहाँ पे लिखा जाएगा वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, जबकि लिपिड जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली आपको ये समझाया कि इनका मोलेकुलर वेट किस सेंस में है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में।
उसके बाद कंपोजिशन की बुनियाद पे देखें तो दो तरह के बायोमोलिक्यूल होते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइप पढ़ी है आपने केमिस्ट्री की ब्रांचेस में। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बैक वक्त मौजूद है, यानी हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव्स, जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन बोथ एट अ टाइम उनमें मौजूद नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल में ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल तरीन आप लिख सकते हैं। जबकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं इनके अंदर ये डीएनए, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे इन्हीं के अंदर आते हैं। हाँ, इनऑर्गेनिक में आप इसके अलावा एग्जांपल्स लिख सकते हैं, कुछ कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह वो हमारी हड्डियों में मौजूद होते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल वगैरह या कंपाउंड वो भी बॉडी में मौजूद होते हैं। लास्ट हमारे पास टॉपिक है जी ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। इसको ऑर्गेनेल पढ़ते हैं, ऑर्गेनेली नहीं, वैसे ऑर्गेनेल इसका सही इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल बेटा आपने पढ़ा है जी लास्ट लेवल मोलेकुलर लेवल। मोलेकुलर लेवल में यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर आगे ऑर्गेनेलीज बनाएंगे, यानी कि मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में असेंबल होंगे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और ऑर्गेनेल बना देंगे। ऑर्गेनेल को ऑर्गेनेल क्यों बोला गया है? बेसिकली एक इसको कहते हैं कि एक छोटी टिनी ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक सेल में मौजूद होती है उसको ऑर्गेनेली कहते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम अगर अपने पूरे जिस्म को, अपनी पूरी बॉडी को एक सेल तस्वर कर लें तो इसमें जितने भी हमारे मौजूद ऑर्गन हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हार्ट है, लीवर है, गाल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, स्टमक, ईटीसी कुछ भी है, वो हमारे ऑर्गेनेलीज होंगी। ये बात अच्छे से जहन में रखनी है। यानी कि ऑर्गेनेल क्या चीज़ है? टिनी ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल। अब ऑर्गेनेल कैसे बनती हैं? फाउंड बाय असेंबलेज ऑफ बायोमोलिक्यूल, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल मिलके वो एक ऑर्गेनेली बनाते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की है, गोल्जी अपरेटस वगैरह हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे आ जाता है जी सेल। पहले सेल की डेफिनेशन कर लेते हैं। सेल आपने पढ़ा हुआ है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक जो यूनिट है लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो सेल है। सेल नहीं है तो वो लिविंग चीज़ नहीं हो सकती। सेल होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिविंग होने के लिए। और ये कैसे बनते हैं? जब ऑर्गेनेलीज आपस में असेंबल होती हैं, आपस में मिल जाती हैं तो सेल बन जाता है। यानी एक सेल के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगी। अब ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशन की जाती है सेल की बुनियाद पे, सेल की टाइप की बुनियाद पे और सेल की तादाद की बुनियाद पे। सेल की तादाद की बुनियाद पे होगा तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, और टाइप की बुनियाद पे होगा तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूनी मीन एक होता है, एक सेल पे मुश्तमिल जो होते हैं। यक खुलवी सेल को उर्दू में बोला जाता है खुलिया, इसको खुलिया बोलते हैं। तो यक खुलवी जो एक सेल पे मुश्तमिल है, मल्टी सेलुलर कसीर खुलवी जो ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल है। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम टाइप इसकी एग्जांपल्स हैं। मल्टी सेलुलर में प्लांट, एनिमल वगैरह या ज़्यादातर फंजाई। एक वाहिद फंगस है यीस्ट जो यूनिसेलुलर है, जो एक सेल पे मुश्तमिल होती है। फिर टाइप की बुनियाद करते हैं तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यू मीन ट्रू, ये 4th चैप्टर में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यू मीन ट्रू, कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस जिनमें मौजूद है, जिनमें वाज़े न्यूक्लियस मौजूद है, वो यूकैरियोटिक हैं। प्रो मीन बिफोर, कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिनमें वाज़े नहीं है वो प्रोकैरियोटिक है। यानी कि प्रो यूकैरियोटिक सेल जिनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होगा, जिसमें नहीं होगा। यूकैरियोटिक की जो एग्जांपल है इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और इसके अलावा मोस्ट फंजाई। और इसकी एग्जांपल में इनमें जिसमें नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस यानी वाज़े नहीं है, उसमें बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया ये मौजूद होते हैं। तो यहाँ तक हमने आज बेटा अपनी पढ़ी है मुकम्मल जो ब्रांचेस की हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हैं, 3 की हैं। इंशाल्लाह बाकी जो रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।